वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का 7th लेक्चर है। ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल पर देख रहे हैं और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको कि आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हर प्रकार के अपडेट्स जो हैं आपको दिए जाते हैं। यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए हमारे संस्थान द्वारा कई सारे पेड बैचेस चलाए जा रहे हैं। इसमें जो है टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके आप अपनी पूरी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अपने उत्तर लेखन के जो एक्सपीरियंस जो है उसको और ज़्यादा जो है बेहतर बना सकते हैं। इन टेस्ट सीरीज में आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको पर्सनल फीडबैक भी दे दिया जाता है। आप ऐसे राइटिंग बैच ज्वाइन करके जो है अपनी जो ऐसे राइटिंग की जो पूरी ऐसे राइटिंग को जो है और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे बैचेस हैं, ये आप जो है ज्वाइन करिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है द ब्रिटिश रेलवे सिस्टम नॉट ओनली एडवांस्ड colonial interest but also contributed to the growing Indian nationalism. Discuss। ब्रिटिश रेलवे प्रणाली ने न केवल औपनिवेशिक हितों को बढ़ावा दिया बल्कि बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद में भी योगदान दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जो रेलगाड़ी थी वो 1853 में चलाई गई थी और वो थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में पहली भारतीय रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। और ये ब्रिटिशर्स जो है रेलवेज को अपने जो भारत पे पूरा अपने नियंत्रण को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने रेलगाड़ी का जो है वो निर्माण किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रेलवेज जो था उसने रेलवे जो है वो एक साधन था जिससे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो है आर्थिक शोषण किया था और साथ ही साथ अपने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन अपना जो उनका जो ब्रिटिश एक्सपेंशन था उसको भी और ज़्यादा मजबूत करने में उन्हें मदद मिली थी रेलवे के द्वारा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं बाद में जो है रेलवे का जो है जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने भी बहुत फ़ायदा उठाया और जो इंडिया की जो पूरा जो नेशनल मूवमेंट था उसको और ज़्यादा मजबूत करने में भी रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है औपनिवेशिक शोषण किस प्रकार से गया था रेलवेज के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लैंड में अनाज और कच्चे माल का परिवहन किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो ब्रिटेन में जो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था और वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल चाहिए होता था। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से जाता था? वो रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। तो यहाँ पर जो है बहुत दूर दराज के जो इलाके थे, जो रिमोट एरियाज थे, जो रूरल एरियाज थे, जो हिंटरलैंड्स थे, जहाँ पर कि रॉ मटेरियल उपलब्ध होता था, तो वो रॉ मटेरियल जो है रेलगाड़ी के थ्रू, रेलवेज के थ्रू जो है यहाँ पोर्ट्स तक लाने का काम किया जाता था और पोर्ट से जो है वो ब्रिटेन में जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो जैसे कि अगर हम देखें रॉ मटेरियल में जो है कॉटन हो गया, जूट है, कोल है, आयरन है और वीट है। तो ये सब जो है कच्चा माल जो था ये भारत से ही जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। तो अगर हम देखते हैं कि 1867 से 1877 के बीच, ठीक है, तो इन 10 साल में अगर हम देखें तो वीट का जो एक्सपोर्ट था वो करीब जो है 22 गुना तक जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है भारतीयों का जो है शोषण किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं फैसिलिटेटिंग ट्रेड विद इन इंडिया। भारत के भीतर व्यापार को जो है सुविधाजनक बनाया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो है यहाँ से रॉ मटेरियल भेजा गया, लेकिन वहाँ की जो इंडस्ट्रीज में सामान बन रहा है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है उसको वापस जो है वो इंडिया लेकर के आया जाता था। और इंडिया में जो है यहाँ पर दूर दूर के इलाके में, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में जो है इनको रेलवेज के द्वारा ही वापस से पहुंचा दिया जाता था। तो यहाँ पर ये इनके लिए, इनके जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे इनके लिए जो है रेलवेज ने न्यू मार्केट्स जो है वो खोजने का कार्य किया था। तो कि जो कि थे रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज। तो जो रेलवेज द्वारा जो है पूरे ट्रेड को और ज़्यादा जो है वो इजी बना दिया गया और ज़्यादा जो है वो सस्ता बना दिया गया था।
इसके बाद हम देखते हैं डिसरप्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री। स्थानीय उद्योगों में बहुत ज़्यादा व्यवधान पैदा हुआ था, क्योंकि वहाँ से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण वहाँ पे सामान जो है वो बहुत ही सस्ते दर में जो है वो बनाया जा रहा था, और उसको जो है जो फिनिश्ड गुड्स जो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में बन रहे थे, उसको इंडिया में लेकर के आया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप होते थे, जिसके कारण जो है यहाँ का जो इंडिया में जो सामान बन रहा था उसकी कॉस्ट थोड़ी-सी ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पर जो है उस चीप प्रोडक्ट्स को लेकर के आए, तो यहाँ की जो इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, कहीं न कहीं उनको वो उन पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उनकी जो है वो बर्बाद हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि रेलवेज़ के द्वारा जो है लोगों का और जो गुड्स थे, जो प्रोडक्ट्स थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया था। तो यहाँ के जो आर्टिसंस जो थे, उनका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो वहाँ के जो लेबर थी, उनका जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके के कारण यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं उन पर जो है बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, राजस्व के स्रोत के रूप में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अ, रेलवेज़ के द्वारा जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था, और साथ ही साथ जो है गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था, और इसके लिए जो है उनसे जो है कुछ पैसे लिए जाते थे, कुछ किराया लिया जाता था। तो ये किराया जो था, ये ब्रिटिशर्स के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स था, बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था, हम ये कह सकते हैं। और ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडियन गुड्स के लिए जो है यहाँ पे जो फ्रेट चार्जेस जो थे, वो ज़्यादा होते थे इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश गुड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंडियन लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, क्योंकि उनके गुड्स के लिए उनसे जो है वो ज़्यादा चार्ज किया जाता था। तो इसके बाद हम देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए, धन का निकासी का भी बहुत बड़ा कारण था रेलवेज। तो जब रेलवेज यहाँ पर जो है स्थापित की जा रही थी, तो उसके लिए जितना भी जो इन्वेस्टमेंट जो ब्रिटेन से आया था, उसके लिए जो है उन्होंने बहुत ही हायर रिटर्न जो है वो गारंटी किए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी जो थी, उसको जो है 5% रिटर्न दिया जाता था, जिससे कि जो है ब्रिटिश कैपिटल आउटफ्लो जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ा था, और इसके कारण जो है वो इंडियन टैक्स पेयर पे और ज़्यादा जो है वो बर्डन आ गया था। इसके बाद हम देखते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इनसिक्योरिटी। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता था, तो जिसके कारण जो है कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, और जिसके कारण जो है यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की जैसी जो समस्या है वो पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है जो फार्मर्स जो हैं उनको मजबूर किया जाता था कि वो ऐसी चीज़ों की खेती करें जिसकी कि ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो। तो इसने क्या किया था, रेलवेज़ के कारण जो है यहाँ से सप्लाई तो रॉ मटेरियल की होती थी, और वहाँ से जो है फिनिश्ड गुड्स लेकर के आते थे। इससे जो है इंडिया एक जो है एग्रीकल्चरिस्ट देश ही बन के रह गया था, और इसने जो है एक इंडिया को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बनने दिया था रेलवेज ने। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है औपनिवेशिक शोषण के साथ साथ जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जितने थे, उसको भी दमन करने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट्स, विद्रोह का दमन किया गया था। तो रेलवे से जो है यहाँ पे जितने भी जो मिलिट्री थी, ट्रूप्स थे, या फिर आर्म्स जो थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जाता था, जिससे कि वहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई भी अ, कोई भी अगर रिवोल्ट हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो सप्रेस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो 1857 में जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप्स को जो है वो जल्दी से जल्दी भेजा गया था, और वहाँ के जो रिवोल्ट थे उसको जो है वहाँ पे खत्म किया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, तो 1919 में राउलेट सत्याग्रह में भी जो है, राउलेट सत्याग्रह जब हुआ था, तो उसको भी दमन करने में रेलवेज का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ फेमाइन। अकाल के प्रभावों को जो है कम किया गया था रेलवेज के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी जो है फूड्स पहुँचाए गए थे। तो मतलब कि खाद्य सामग्री जो है वो रेलवे द्वारा पहुँचाई गई थी। लेकिन कुछ
लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है इसको रेलवेज़ का इस्तेमाल किया गया था ताकि ये जो ब्रिटिश इंटरेस्ट है उसको जो है वो पूरा कर सकें। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो है रॉ मटेरियल की उनकी सप्लाई, उनकी चीप लेबर की जो सप्लाई है वो नहीं रुकने पाए फ़ेमाइन के कारण। इस वजह से वहाँ पे जो है वो राहत पहुँचाई जाती थी रेलवेज़ के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 1876 से लेके 1879 तक और 1896 से लेके 1902 तक जो है ये एक अकाल का पीरियड था इंडिया के लिए। और इस दौरान भी व्हीट और राइस जैसे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थे उनका भारत से जो है एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेलवे की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का प्रचार प्रसार जो है वो रेलवेज के द्वारा किया जाता था। तो जितने भी जो मैगजीन्स थे, न्यूज़पेपर थे, पैम्फलेट्स थे, इन सभी को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो है रेलवे द्वारा जो है वो किया गया था। तो यहाँ पे इस रेलवेज के द्वारा जो भी पैम्फलेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर जो थे वो जो है भारत के दूर दराज इलाकों तक पहुँचाए गए थे, फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री तक जो है पहुँचाए गए थे, जिसमें कि उन लोग ने जो है और लोगों को, जो भी वहाँ दूर दराज के इलाके के लोग थे, उनमें जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है उनमें अवेयरनेस पैदा कराई थी। उन्हें बताया गया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है ब्रिटिश जो है वो हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इससे जो है इंफॉर्मेशन को जो है सूचना के प्रसार में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो स्वदेशी मूवमेंट को भी जो है को भी मोमेंटम देने में जो है रेलवे का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस। राजनीतिक जागरूकता के लिए भी जो है रेलवेज का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। जो लीडर्स थे वो जो है रेलवे ने उनकी जो है आवाजाही, उनकी मोबिलिटी जो है वो और ज़्यादा आसान बना दी थी, जिससे कि वो अलग अलग जो है विलेजेस, रिमोट एरियाज में जाते थे और वहाँ के लोगों को जो है बताते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में। तो उन्होंने जो है लोकल पॉपुलेशन में जागरूकता फैलाने का काम किया था। उन्होंने जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, इन लोगों को जो है कनेक्ट किया था, उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी को जो है वो पैदा किया था। तो यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस में भी बहुत बड़ा हाथ है रेलवेज का। इसके बाद हम देखते हैं सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का प्रतीक के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेलवेज़ जो थी उसको जो है यहाँ पर जो रेलवेज़ जो थी उस पर जो लीडर्स जो थे उस पर प्रहार करके जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो बैकबोन थी उस पर उन्होंने जो है प्रहार किया था। उन्होंने हमने ऐसे देखा है कि उन्होंने रेलवे का तोड़-फोड़ किया था, रेलवे ट्रैक को उखाड़ फेंकते थे ताकि जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि रेलवेज जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा टूल था। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रेलवेज जो है वो अन्य कई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को भी उसने जो है वो इंस्पायर किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है 1925 में हुआ था, जिसको कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो कुछ रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने किया था। तो यहाँ पर जो है फ्रीडम फाइटर्स ने जो है ब्रिटिश फंड्स को जो है वो लूट लिया था। और इसी के साथ-साथ अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट में देखें तो रेलवेज़ जो है वहाँ पे एक प्रतिरोध का बहुत बड़ा सिंबल था, जिसमें कि जो है जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को जो है वो टारगेट किया था, ताकि जो है ब्रिटिशर्स की मिलिट्री जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी रैपिड मूवमेंट हो जाता है उसको भी जो है वो कम किया जा सके और इससे जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को कमज़ोर किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं गांधी जी यूज़ ऑफ रेलवे। ठीक है, तो अगर हम गांधी जी के द्वारा जो है रेलवे का उपयोग, तो गांधी जी और रेलवे को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे मन में वही पिक्चर आती है कि गांधी जी जो है थर्ड कंपार्टमेंट में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो गांधी जी थे उन्होंने जो है ट्रेन से जो है अलग-अलग इंडिया के जो है दूर दराज इलाकों में ट्रैवल किया और उन्होंने जो है वहाँ पे लोगों तक जो है मैसेज पहुँचाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों का साथ लेने के लिए, लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है दूर-दूर के इलाके में गए थे रेलवेज़ के थ्रू। तो वहाँ पे जो है उन्होंने पूरी कंट्री में जो है ट्रैवल किया था। रूरल पॉपुलेशन तक उनकी पहुँच बढ़ी थी
और जिससे कि उनका जो है मास इन्वॉल्वमेंट हुआ था आगे आने वाले कई सारे मूवमेंट्स में। इसके बाद हम देखते हैं रेलवे स्टेशन एज अ साइट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के स्थान के स्थल के रूप में रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन एक ऐसी साइट थी जहाँ पर कि बहुत सारे प्रोटेस्ट मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती थी, जिससे कि जो और वहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज डिस्कस की जाती थी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वह किस प्रकार से लड़ना है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रेलवेज जो था उसने जो है और आसान कर दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल मीटिंग्स जो होती थी उसको जो है उसको दूर दूर के इलाके में अलग अलग पार्ट में जो है ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेलीगेट्स जो थे वो पार्ट लेते थे और डेलीगेट्स की जो मोबिलिटी जो थी वहाँ तक जो है वो रेलवेज के द्वारा ही जो वो आसान हो पाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनली तो जो है ब्रिटिश कंट्रोल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसने जो है इंडियन नेशनलिज्म को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो मदद की है। तो रेलवेज के द्वारा अलग स्थानों से लोगों को जोड़ा गया था, जिससे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट की नींव रखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट हैज जेंडर बजटिंग कंट्रीब्यूटेड टू वुमेन्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग जेंडर बजटिंग। भारत में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में जेंडर बजटिंग के किस हद तक जो है योगदान दिया है। जेंडर बजटिंग को लागू करने में मुख्य चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जेंडर बजटिंग की बात कर लेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो भारत में इसको वर्ष 2005-6 में जो है शुरू किया गया था, और जेंडर बजटिंग जो है ये हमारा एक दृष्टिकोण है, ये एक अप्रोच है जो कि लैंगिक समानता और लड़कियों और महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए फिस्कल पॉलिसीज और प्रशासन का उपयोग करता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जेंडर बजटिंग जो है इसके माध्यम से हमारे जो समाज है, पूरी जो सोसाइटी है, उसमें जो मेल और फीमेल का जो पैटर्न है, ठीक है, मैन और वुमेन का जो पैटर्न है उसको समझकर ऐसी नीतियों का जो है निर्माण किया जाता है, और उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है रिसोर्स एलोकेट की जाती है, जिससे कि इन पैटर्न को समझ के जो भी यहाँ पर जो है यहाँ पे जो असमानता है उस पैटर्न को पूरा समझ के रिसोर्स एलोकेट की जाती है, जिससे कि जो स्त्री पुरुष की जो असमानता के बीच जो असमानता है उसको कम किया जा सके और स्त्री पुरुष समानता को स्थापित किया जा सके। तो हम देखते हैं कि आखिर भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो भारत में इसकी ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि 2011 की अगर हम जनगणना के हिसाब से देखें तो जो विमेन है उनकी टोटल पॉपुलेशन में करीब 48.9% की जो हिस्सेदारी है, करीब 50% हिस्सेदारी जो है वो महिलाओं की है। लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो है हमने देखा है कि यहाँ पर जो महिलाएं जो हैं वो कई रूप से, ठीक है, बहुत तरीकों से जो है वो मेल से जो है वो पिछड़ी हुई हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाओं का जो है जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन जो हैं, उन तक उनका एक्सेस, उनकी पहुंच और उनका जो नियंत्रण है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर जो इंडिया में 586 मिलियन वुमेन जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, उनके जो है उनके विकास के लिए और भारत के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो है इस वर्ग पर, विमेन वर्ग पर जो है ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल जो भी हमारी सोसाइटी है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंतर्गत जेंडर बजटिंग के अंतर्गत जो है इसमें कानून, नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम, ठीक है, संसाधन आवंटन, कार्यान्वयन, निगरानी, उनकी लेखा परीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन का लिंग संवेदनशील निर्माण जो है वो शामिल है। तो हम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से जो है जो जेंडर बजटिंग है उसने भारत में वुमेन के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर का जो है वो प्रयास किया है। तो इसके अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वुमेन्स हेल्थ, महिला स्वास्थ्य को और बेहतर करने में जो है जेंडर बजटिंग का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। जैसे कि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि है जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, मातृ मृत्यु, ठीक है, मातृ वंदना योजना, जिसमें कि जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके न्यूट्रिशन का जो है वो ख्याल रखा जाता है। तो
उनकी जो है हेल्थ को और ज़्यादा बेटर करने के लिए जो है यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो जेंडर बजटिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही जो है इंडिया में जो है का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो उसमें भी कमी आई है। जो 2014-15 में 2014 से 16 तक अगर हम देखें तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 130 थी, 2018 से 2020 के बीच में ये घट के जो है वो 97 हो गई है। तो भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें भी कमी हमें देखने को मिलती है। कई प्रकार से जो है सरकार द्वारा जो है वुमेन को सहायता की जा रही है, उनके हाइजीन को लेके भी सहायता की जा रही है। जैसे कि फ्री में सैनिटरी पैड्स का जो है बाँटा जा रहा है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके न्यूट्रिशन पर ख़्याल रखा जा रहा है। जितने भी जो वीमेन हैं 50% जो है यहाँ पर जो महिलाएँ जो हैं वो एनीमिक हैं, ठीक है? तो उनके भी जो है पूरे न्यूट्रिशन का ख़्याल रखा जा रहा है। उनको जो है आयरन टैबलेट्स जो हैं बाँटी जा रही हैं। तो इस प्रकार से कई तरह से जो है सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि जितनी भी जो वीमेन की हेल्थ है उसमें और सुधार किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन, उनके एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि 586 मिलियन जो है वीमेन है तो और उनके जो है हमें उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सरकार द्वारा जो है कई सारी स्कीम चलाई गई हैं जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? इसके कारण जो है जो लिटरेसी रेट, वुमेन की लिटरेसी रेट और जो बालिकाएँ हैं उनके स्कूल का एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको इंक्रीज़ करने में और ज़्यादा जो है वो मदद मिली है। अगर हम देखें तो 2011 में जो है यहाँ पे 65.5% जो है वुमेन की लिटरेसी रेट थी और यही एनएफएचएस जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है जो कि 2019 से 21 का आंकड़ा हमें देता है। तो ये जो महिला की शिक्षा दर है इसको बढ़ा करके बस 72% जो है वो कर दिया गया है। तो जेंडर बजटिंग और कई सारी स्कीम्स जो है उसको उसको चला करके जो है महिलाओं की शिक्षा पर और ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो सरकार द्वारा जो है साइकिल्स उपलब्ध कराई जा रही हैं बालिकाओं को ताकि जो है उनकी जो कम्यूटेशन की जो आने-जाने की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको भी कम किया जा सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके अंतर्गत स्कूल्स में टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो और लड़कियां जो हैं वो और लड़कियां जो हैं जो उनके स्कूल ड्रॉप आउट रेट में जो है कमी देखने को उसके बाद हमें मिली है। और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है उसको भी और ज़्यादा जो है बेहतर करने में जो है मदद मिली है। तो कई सारी जो है यहाँ पर एजुकेशन स्कीम चलाई जा रही हैं जिससे कि महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, महिलाएँ जो है उनको कई प्रकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्तीय सहायता भी जो है वो दी जा रही है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझेंगे तो महिला समृद्धि योजना है जो कि यहाँ पर जो है जो कि एक माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? जो महिला उद्यमिता जो है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रही है। जो एसएचजीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस महिलाओं को दिया जा रहा है ताकि जो है उनको और ज़्यादा जो है सशक्त किया जा सके। महिला सहकारी बैंक का भी जो है इसकी को भी स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कानूनी सहायता, कई प्रकार से जो है वुमेन को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है जैसे कि निर्भया फंड है जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाया जा रहा है। जितनी भी जो विमेन विक्टिम्स जो हैं उनको न्याय दिलाने के लिए जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो है एस्टैब्लिश किया गया है। तो और जो इनकी कानून तक पहुँच बनाने के लिए इनको फ्री लीगल एड भी जो है वो पहुँचाया जाता है। तो कई प्रकार से जो है यहाँ पे उनको कानूनी सहायता भी जो है वुमेन को उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनकी जस्टिस तक जो है पहुँच को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के इस क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बहुत सारा काम किया जा रहा है जैसे कि निर्भया फंड है। निर्भया फंड के अंतर्गत जो है यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाया गया है और इसके अंतर्गत जो है स्ट्रीट लाइटनिंग और कई सारे जो हैं बहुत सारे कार्य किए गए हैं जिससे कि विमेन की सेफ्टी पे और ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जा सके। और यहाँ पे जो है वुमेन को जो है सरकार द्वारा जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो अपनी सुरक्षा जो है वो खुद भी करने में समर्थ हों।
हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कई प्रकार से जो है महिलाओं को आर्थिक सशक्त भी किया जा रहा है। कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, महिला शक्ति केंद्र बनाया जा रहा है। तो इससे जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से जो है वो सशक्त किया जा रहा है। महिला शक्ति केंद्र में जो है इनके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनरेगा में जो है 1/3 जो वर्कफोर्स है उसका प्रावधान है कि उसमें जो है 1/3 जो वर्कफोर्स है वो जो भी कार्य दिया जा रहा है वो महिलाओं को ही दिया जाएगा, ताकि उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को और ज़्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके। स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना है, तो इसके अंतर्गत जितनी भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दो लोगों को महिलाओं को दिए जा रही है, जो भी लोगों को दिए जा रहे हैं उसमें महिलाओं को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है मदद मिली है। इसके बाद हम देखते हैं वुमेन इन नीड। बहुत सारी वुमेन हैं जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनकी भी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे कि विकलांग महिलाएं हैं या फिर ओल्ड एज पेंशन जो है महिलाओं को दी जा रही है, ताकि जो है उनको और ज़्यादा जो है सशक्त करने में मदद मिले। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जेंडर बजट सेल्स को जो है यहाँ पे स्थापना की जा रही है कई अलग अलग मंत्रालयों में, बहुत अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज में, ताकि जो है पॉलिसी मेकिंग और बजट में लैंगिक दृष्टिकोण को इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये कुछ यहाँ पे इस प्रकार से जो है सरकार द्वारा इनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सारी ऐसे स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे हैं, जिससे कि जो विमेन का विकास हो सके और जो उनको जो है और ज़्यादा सशक्त किया जा सके। लेकिन इसमें जो है यहाँ पे जेंडर बजटिंग को पूरा इम्प्लीमेंट करने में कई सारे चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है लो बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर जो सरकार द्वारा जो किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लो है। तो सबसे पहले समझे तो कम बजट व्यय है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये 2 दशकों से भी ज़्यादा हो गया है हमें जेंडर बजटिंग को लागू किए हुए। लेकिन अभी भी हर साल जो बजट जो होता है उसका केवल 4 टू 5% ही जो है वो जेंडर बजटिंग के लिए रिज़र्व किया गया है, जो कि जीडीपी का जो है 1% हिस्सा से भी जो है उसके कम हिस्से से भी कम है। तो यहाँ पे जो है जो महिलाओं के लिए जितने भी जो रिसोर्स एलोकेट की जा रही हैं उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पर जो उसका बजट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम उसको दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्वीड एलोकेशन ऑफ फंड्स, धन का जो है विषम आवंटन है। इसके लिए हमें एक चीज़ 2 चीज़ समझनी होगी कि इसमें जो है जो स्कीम्स जो होती हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी, उसको 2 तरीके से कैटेगराइज़ किया गया है। पार्ट ए के अंतर्गत ऐसी स्कीम्स आती हैं जो कि 100% जो है वुमेन फोकस्ड होती हैं, जिसमें जितना भी जो एलोकेशन होता है 100% एलोकेशन जो है वो वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो है वो दिया जाता है। अब अगर हम पार्ट बी का डिवीज़न समझें, तो पार्ट बी के अंतर्गत जो है ये महिलाओं को ऊपर जो है इस पे जो विषय केवल जो है फ़ोकस करती है, और इसमें जो है कम से कम जो है 30% जो है यहाँ पर जो फंड्स जो हैं वो एलोकेट होता है वुमेन उत्थान के लिए। तो यहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जो वुमेन बजट जो होता है या फिर जितने भी जो स्कीम्स जो होती हैं, उसमें ज़्यादा एलोकेशन जो है वो पार्ट बी कैटेगरी को दिया जाता है रादर देन पार्ट ए। तो पार्ट ए जहाँ पे कि पर्टिकुलरली फोकस जो है वुमेन के ऊपर होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना होके पार्ट बी के ऊपर जो है ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट की जाती है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे ताकि हम लोग और ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि यहाँ पर जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, अगर हम सबसे पहले हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका बजट जो है वर्ष 2025-26 के लिए जो है इसको 31% जो है वो रखा गया है, जो कि जल जीवन मिशन से ज़्यादातर जो है वो महिलाएं ही प्रभावित होंगी, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं ही होती हैं जो कि दूर के इलाकों से जाके पानी लेकर आती हैं। ठीक है, तो और ये जो इसका जो बजट था ये 2024-25 में जो है ये 49% का था, तो इसको कम करके जो है 31% कर दिया गया है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वुमेन के ऊपर जो फोकस जो है वो और ज़्यादा सरकार का घटा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें, ठीक है, पीएम आवास योजना जो कि एक पार्ट बी में आने वाली योजना है, इसके अंतर्गत जो है सॉरी जो पीएम आवास योजना जो है ये पार्ट ए में लिस्टेड है,
ठीक है, इसको पार्ट ए में लिस्ट किया गया है पीएम आवास योजना को, और इसका 100% एलोकेशन जो है वो वुमेन के लिए ही दिया गया है। लेकिन अब तक जो है फरवरी 2025 तक जो है केवल 23% हाउसेज जो है वो वुमेन को एलोकेट किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है वुमेन के ऊपर जो वुमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स हैं उस पर एलोकेशन कम दिया जा रहा है, उस पर ध्यान जो है वो कम दिया जा रहा है। इसी की तरह अगर हम एक और अगर हम स्कीम से समझे तो वो है मनरेगा। ठीक है, मनरेगा जिसमें कि हमने बात की कि जो है 1/3 जो जितनी भी जो जॉब्स दी जा रही हैं वो वुमेन को दी जाएगी। तो इसको जो है मनरेगा को जो है यहाँ पे पार्ट बी में रखा गया है, जो कि वुमेन के वेलफेयर, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मनरेगा के अंदर 55% बेनिफिशियरीज जो हैं वो वुमेन हैं। तो यहाँ पे जो है ये वुमेन को डायरेक्टली टारगेट करती है, लेकिन इसको पार्ट बी में रखा गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको जो है यहाँ पे पार्ट ए में रखा गया है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जेंडर न्यूट्रल उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है मेल को भी जो है घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और जो है फीमेल को भी घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसको केवल जो है 24% जो है जेंडर बजटिंग का जो है यहाँ पे हिस्सेदारी जो है वो दी गई है। कुछ तो गड़बड़, तो इसको 24% का जेंडर बजट के अंदर हिस्सेदारी दी गई है, जो कि एक जेंडर न्यूट्रल स्कीम है। और वहीं जो मनरेगा है जहाँ पे वुमेन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, उसके लिए एलोकेशन जो है वो कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो भी स्कीम्स में जो धन का जो एलोकेशन किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है, वो बहुत ही ज़्यादा विषम रूप से किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, धन का जो है कम उपयोग किया जा रहा है। जो रिसोर्स एलोकेट किए भी जा रहे हैं वुमेन डेवलपमेंट के लिए या फिर वुमेन सेफ्टी के लिए, उसका जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो निर्भया फंड जो है, निर्भया फंड को जो है 2013 में जो है बनाया गया था, और जिसके अंतर्गत जो है कई सारी स्कीम्स जो है उसको लागू की गई थी, ताकि वुमेन की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा जो है काम किया जा सके। लेकिन फरवरी 2025 तक, मतलब कि 12 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और अब तक केवल जो है 75% ही जो है इसके जो एलोकेशन था, फंड था, उसको यूज़ किया गया है। अभी भी 1/4 हिस्सा जो है उस फंड का जो है वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जितना भी जो फंड है उसका कम उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा। ठीक है, लिंग विभाजित डेटा की जो है यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर कई सारे मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट द्वारा जो है कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिससे कि वुमेन का जो है यहाँ पे उनके वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास जो है प्रॉपर डेटा नहीं है। ठीक है, प्रॉपर डेटा नहीं है। उन्होंने मेल और फीमेल को कैटेगराइज करके जो है किसी भी प्रकार का डेटा जो है वो इकट्ठा नहीं किया है, जिसके कारण पूरे जो स्कीम है उससे ये पता लगाने में बहुत ज़्यादा जो है हमें मुश्किल है कि किस स्कीम का किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ा है महिलाओं के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रॉब्लम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिलेटेड स्कीम। ठीक है, महिलाओं से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत ज़्यादा समस्या है। बहुत सारे जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो कि वुमेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन वो जो है उस स्कीम में जो है जेंडर बजटिंग के अंतर्गत जो है वो नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नीति आयोग का, ठीक है, नीति आयोग ने एक पेपर प्रेजेंट किया था वर्ष 2021 में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे। ठीक है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करके जो है उनका पेपर जो है यहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 119 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में से केवल 62 स्कीम्स ऐसी हैं जो कि जेंडर बजटिंग को जो है वो प्रैक्टिस करती हैं। इसी के साथ साथ अन्य कई सारे जो है चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। जितनी भी जो जेंडर सेंसिटिव स्कीम्स जो हैं उनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के कारण भी जो है इनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमी देखने को मिली है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इनका जो जितनी भी जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स जो होती हैं उनका लिमिटेड एनफोर्समेंट और उसकी लिमिटेड जवाबदेही के कारण भी जो है इनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा जो है समस्या देखने को मिलती है। फील्ड स्तर पर जो योजनाएं और उनके इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन में महिलाओं की जो है सीमित भागीदारी के कारण भी जो है ये जो स्कीम्स जो हैं वो पूरी तरीके से महिलाओं को लाभ नहीं पहुंचा पा रही हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कमी देखने को हमें मिलती है। तो हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको हमें और ज़्यादा जो है वो बढ़ाना होगा, ठीक है? उसमें सुधार करनी होगी ताकि जो है हम लोग इसके अंतर्गत जो है रेगुलरली जो है सॉरी इसके अंतर्गत जो है रेगुलरली हमें जेंडर ऑडिट्स करने की ज़रूरत है और जिसके कारण जो है हम लोग जो है जो भी इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है इन स्कीम्स की, उसको हम लोग जो है वो तय कर सकते हैं। और जवाबदेही तय करनी होगी। अगर कहीं पे भी जो है किसी के कोई भी स्कीम जो है उसका लाभ अगर महिलाओं तक नहीं हो रहे हैं, वो ला उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है तो वो उसकी कहाँ पे कमी रह गई है तो उसकी जवाबदेही भी तय करनी ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिसी मेकिंग। नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए ताकि जो है उनकी नीड्स को और जो वुमेन के जो डाइवर्स नीड्स हैं उनको जो है हम लोग जो है एड्रेस कर सकें। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह के लिए एक एकीकृत मंच होना चाहिए जहाँ पे कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स जो हैं तो हम वो उन सब के लिए उनका जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि हम लोग हर स्कीम का जो है अच्छी तरीके से उसके इम्पैक्ट को असेस कर सकें, क्योंकि इम्पैक्ट असेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग पर, क्षमता निर्माण पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी जो ऑफिशियल्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस स्कीम्स को, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि वो और बेहतर तरीके से जो फाइनेंस है उसको मैनेज कर सकें और साथ ही साथ जो है उनको एफिशिएंट रिसोर्स भी एलोकेट कर सकें। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना ज़रूरी है जो कि यहाँ पर एक्चुअली में जेंडर गैप जो है उसको बंद करने में सहायक हो, ना कि केवल हमें जो है रिसोर्स एलोकेट करके जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो हमें प्रॉपर स्कीम्स लेकर के आनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इसमें समस्या और आती है कि अ, हमने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह तो चलाई हैं महिला सशक्तिकरण की, क्या उनका लाभ जो है उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे पड़ रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो सरकार द्वारा जो है बहुत सारी जो हेल्थ स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे उनके न्यूट्रिशन का, उनके पोषण का जो है वो ख़्याल रखा जा रहा है। लेकिन क्या उनके न्यूट्रिशन और पोषण के ख़्याल रखने के कारण क्या उनको जो है इकोनॉमिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है? ठीक है? इकोनॉमिक रूप से उन्हें एम्पावर करने में हम लोग सक्षम हैं इन स्कीम्स को चलाने में? तो ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा जो है सवाल बना है। इसके बाद अगर हम लास्ट में कहते हैं तो ये जो पूरे जेंडर बजटिंग जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है? ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास का लाभ जो है पुरुषों के बराबर जो है महिलाओं को भी दिया जा सके और महिलाओं और जो पुरुषों के बीच जो असमानता है उसको जो है कम किया जा सके। तो इस पूरे प्रक्रिया में इस पूरे प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक साथ आना होगा। पूरे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म के साथ-साथ जो है पॉलिटिकल विल होनी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर सेंसिटिव हमें ज़्यादा होने की ज़रूरत है और साथ में जो है ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी एलोकेट करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 और क्वेश्चन है द लॉजिस्टिक सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया। लॉजिस्टिक क्षेत्र किसी देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि अभी लॉजिस्टिक्स होता क्या है। तो कुशलतापूर्वक और समय पर माल और लोगों को पहुँचाने की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रबंधन को ही जो है वो लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो लॉजिस्टिक्स का तात्पर्य जो है समय पर और साथ ही साथ जो है अच्छी स्थिति में माल को पहुंचाना या फिर उसकी जो सप्लाई है, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो मैनेजमेंट है उसी को हम लोग लॉजिस्टिक्स का कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है बड़ी सारी प्रक्रियाएं जो हैं या फिर बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि भंडारण, वेयर हाउसिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री प्रबंधन, ये सभी जो है लॉजिस्टिक्स के अंदर ही आते हैं। तो भारत में अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर को देखें तो 2019 से
2024 के बीच में लॉजिस्टिक सेक्टर ने जो है 11% की जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो दर्ज किया था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2029 तक 2029 तक जो है लॉजिस्टिक सेक्टर जो है वो $3.3 ट्रिलियन का कॉन्ट्रीब्यूट का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में जो लॉजिस्टिक क्षेत्र का जो है वो महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन में जो है लॉजिस्टिक सेक्टर जो है की जो है बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें तो जो लॉजिस्टिक सेक्टर है इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है 22 मिलियन से अधिक लोग जो है वो कार्यरत हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक जो है 10 मिलियन नौकरियां जो है वो और ज़्यादा पैदा होंगी। तो इससे इससे जो क्या होगा, अगर जो है नौकरियां ज़्यादा पैदा होंगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के कारण जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं व्यापार सुविधा कुछ तो यहाँ पे ट्रेड को जो है वो और ज़्यादा जो है फैसिलिटेट करता है। तो अगर जो है एक रोबस्ट या फिर अगर एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क है, तो इससे क्या होता है कि इससे बाधा रहित जो है हम लोग सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इससे जो है जो एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स जो है, ठीक है, उससे जो है लागत जो आती जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है वो भी लो रहता है, जिससे कि हमारे जो भी सामान है उसको जो है और ज़्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव जो है वो बना दिया जाता है। इससे जो है हमारे मेक इन इंडिया को भी, जो हमारी जो पहल है उसको भी और ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर को देखें तो ये इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड दोनों को ही जो है यहाँ पर फैसिलिटेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में योगदान, अगर हम लॉजिस्टिक सेक्टर का योगदान देखें तो जीडीपी में उसका 13 से 14% की हिस्सेदारी है। तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है लॉजिस्टिक्स को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करना जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है उसमें मदद मिलेगी। ई कॉमर्स क्षेत्र को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है ये एक सनराइज सेक्टर है। इसमें जो है कुछ कुछ ही पिछले सालों में हमने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि एक हमारे पास रोबस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क हो, ठीक है, ताकि जो है हम लोग दूर के जो इलाके हैं वहाँ तक भी जो है ई कॉमर्स का लाभ जो है वो पहुँचा सके, वहाँ के लोगों की डिमांड को, और वहाँ के लोगों के जो गुड्स की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। ई कॉमर्स में जैसे कि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो अमेजन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, तो ये सभी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक सेक्टर पर के ही भरोसे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के डिमांड को पूरा करने के लिए तो एक रोबस्ट लॉजिस्टिक सेक्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं बेहतर कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो यहाँ दूर के इलाकों में भी जो है सामान जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो कस्टमर बेस जो है उसको और ज़्यादा वाइड करने में मदद मिलेगी, और यहाँ पे आर्थिक एकीकरण करने में भी जो है और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक सेक्टर के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहले हम समझे तो वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा एडिक्वेट नहीं है, जिसके कारण से जो है सामान पहुँचाने में, एक स्थान से दूसरा जगह पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा हमें डिले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट भी जो है और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट इलाके हैं, वहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी नहीं है, हिली एरियाज़ में जो है रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण वहाँ तक जो है जो सामान पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत होती है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। इसके बाद हम देखते हैं उच्च लागत। भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो जीडीपी का जो है करीब 13 से 14% है, लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है वो 8 to 10% है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स जो हैं उसको कहीं न कहीं ग्लोबल ट्रेड में जो है इनकॉम्पिटिटिव बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं कुशल श्रमिकों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक में जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, या फिर वेयर हाउस ऑपरेशन में जो
स्किल्ड या फिर ट्रेंड प्रोफेशनल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो है लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बूम नहीं कर पा रहा है, उस पर जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जटिल नियामक ढांचा है, बहुत सारे टैक्सेस हैं और जो है इंटर स्टेट ऑपरेशन में जो है कई सारे जो है बिल्स और जो है परमिशंस लेनी पड़ती है, जिससे कि जो जिसको कि हम लोग एक ऑपरेशनल बैरियर के रूप में जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं असंगठित खिलाड़ियों का प्रभुत्व है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जितने हैं उसमें 80% जो है वो 80% जो प्लेयर मार्केट में है वो जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिससे कि पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर की जो एफिशिएंसी प्रभावित होती है और इसके रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में भी नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने में जो है वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाधा आती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनके पास जो है सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती है, तो ये इसके कुछ जो है चैलेंजेस बने हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी हैं। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट का देखें तो माल की ढुलाई में जो है इसका हिस्सा करीब जो है वो है 60% का, और जो है जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है करीब वो कार्बन एमिशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा करता है। 13 से 15% का हिस्सा है कार्बन उत्सर्जन का परिवहन का। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत ना होने के कारण, या फिर हम से कह सकते हैं कि जो हमारा रेलवे सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि रेलवे से केवल 31% जो है वो माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, और रोड्स के थ्रू जो है 60% माल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और यहाँ पर अगर हम ईवी पे स्विच भी करते हैं तो ईवी जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी रेंज होती है 200 टू 300 किलोमीटर्स की, जिसके बाद उन्हें चार्ज करना पड़ता है। तो लेकिन हमारे पास जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी जो है वो अपना नहीं पा रहे हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो एयर पे जो है 1% की हिस्सेदारी है, जितना भी जो माल इधर से उधर जा रहा है, और वाटर वे पे जो है 3% की हिस्सेदारी है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है रोड ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है, और हमारे जो क्लाइमेट चेंज के जो हमारे जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के एकीकरण का अभाव है, जिससे कि लॉजिस्टिक एफिशिएंसी और कॉस्ट दोनों भी जो है प्रभावित होती हैं। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लाई गई हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ठीक है, समर्पित माल गलियारा, जिससे कि जो है यहाँ पर जो है एक जो जितने भी जो गुड्स एक जितने भी जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है उसको जो है बाधा रहित तरीके से ले जाया जा सकता है। हाई स्पीड रेल है, लार्ज कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर जो है इसके अंतर्गत जो है स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है बनाए जा रहे हैं। तो भारत में टोटल जो है 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है स्थापित किए गए हैं, जिससे कि जो है ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, जो यहाँ पे कई प्रकार की जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज सबको जो है एक साथ जो है सबकी जो है पहुँच बनाई गई है इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। और यहाँ पर साथ ही साथ जो है वेयर हाउस फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। कस्टम क्लियरेंसेस के भी जो है यहाँ पर प्रावधान दिया जा रहा है, मतलब कस्टम क्लियरेंस की सर्विस भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि यहाँ का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसको और ज़्यादा जो है सीमलेस बनाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं ई वे बिल लेके आई है, ताकि जैसे कि जो है इंटर स्टेट व्हीकल मूवमेंट में जो है और ज़्यादा जो है वो आसानी हो, और यहाँ पर जो है जिससे कि लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को और ज़्यादा जो है मदद मिले, पूरी ओवरऑल जो सप्लाई चेन है वो और ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो सके। गति शक्ति योजना लेकर के आई है सरकार द्वारा, इसको 2021 में लेकर के आया गया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात कही गई थी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है उसको कम करने की बात कही गई थी। इससे जो है एक निर्बाध तरीके से और एफिशिएंट कुशल तरीके से जो है लॉजिस्टिक्स और गुड्स और सर्विसेज को
निर्बाध और कुशल तरीके से सामान को, गुड्स को, सर्विसेज को और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का जो है इसमें प्रावधान रखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022। तो यहाँ पर जो है इसमें बात की गई थी कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और ज़्यादा जो है सीमलेस बनाने की बात की गई थी, और ज़्यादा इसमें कहा गया था कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को और ज़्यादा एकीकृत करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो और बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अंतर्गत जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है और ज़्यादा घटाने की बात कही गई थी। भारतमाला प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है 65,000 किलोमीटर जो है हाईवे, नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। सागरमाला परियोजना है, जिससे कि जो है जिससे पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है उसको और ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ और भी कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि एफडीआई में सुधार किया गया है, जीएसटी है, मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, फास्टैग है, इन सब की शुरुआत की गई है, ताकि जो है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, तो इन फास्टैग के ज़रिए जो है एक सीमलेस हम ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो उम्मीद करते हैं। तो ये जो पूरे जो सरकार द्वारा कई सारी पहली लेकर के आई गई है, जिससे कि हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक जो कि हमारे इकोनॉमिक या फिर आर्थिक विकास में जो है और ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 सर। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्स्टेकल्स टू गुड गवर्नेंस इन इंडिया एंड लिस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव गवर्नेंस। भारत में सुशासन के लिए मुख्य बाधाएं क्या हैं? शासन में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाएं। तो अगर हम सुशासन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका तात्पर्य किससे है कि व्यापक रूप से स्वीकृत सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक शक्ति और संसाधनों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के वैध, जवाबदेह और प्रभावी तरीकों से है। ठीक है, तो अगर हम सुशासन को आसान शब्दों में यहाँ पर अगर हम समझें, तो ये यहाँ पे एक नेशन की जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, उसके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल रिसोर्सेज है, सोशल रिसोर्सेज है या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उसको इस प्रकार से यूज़ किया जाए ताकि वहाँ की जो सिटीजन्स है उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके, उनके वेलफेयर के लिए जो है काम किया जा सके। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है सरकार द्वारा कई सारी पॉलिसीज़, कई सारे लॉज बनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों के जीवन को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुशासन में जो है इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस भी दिखे गए हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पे इसमें बाधाएं दिखी गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है करप्शन की। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम देखें तो जो इतने भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर करप्शन बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो भी सिटीजन्स जो हैं, उनके कहीं ना कहीं अधिकार और उनकी राइट्स जो होती हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। तो उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा लाभ जो है जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। अगर हम देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो 2024 में, ठीक है, इंडिया की रैंक थी 96 और 2023 में इंडिया की रैंक थी 93rd। तो इंडिया जो है करप्शन के मामले में और उसने और जो है खराब प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि करप्शन जो है वो बहुत ही व्यापक रूप से भारत में जो है कई डिपार्टमेंट्स में फैला हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का जो है अपराधीकरण के कारण जो है यहाँ के सुशासन में बहुत ज़्यादा जो है बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो बिजनेस हैं, कॉरपोरेट बिजनेस हाउसेस जो हैं, उनके बीच में जो है एक नेक्सस देखा गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जो लोगों तक जो है लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि जब भी जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं तो वो जो है पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ वहाँ पे फॉर्मुलेट ना होकर कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जिससे कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके हित जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अब्यूज़ ऑफ पावर, सत्ता का जो है दुरुपयोग किया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस या सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपनी पावर का जो है वो मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पॉलिटिशियंस द्वारा जो है उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ वो अक्सर जो है देखा गया है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखें तो उनके अगर कोई भी आलोचना कर रहा है तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन ले लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ को बंद किया जा सके। तो यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ पावर के कारण भी जो है सुशासन में बहुत ज़्यादा बाधाएं देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लाल फीताशाही या फिर रेड टेपिज्म।
तो यहाँ पर जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको कई प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉलो करना होता है, उनको अध्ययन करना होता है। जो भी वो प्रोसेस जो है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है या फिर जो अपने जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्हें जो है फॉलो करना पड़ता है, जो कि इटसेल्फ जो है ये एक आयरनी है कि जो कि इटसेल्फ जो है ये सुशासन में जो है कई बार जो है प्रॉब्लम देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के चक्कर में जो है लोगों तक लाभ जो है वो नहीं पहुंच पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कई सारे स्कीम्स के लिए जो है आधार कार्ड जो है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है उसका लाभ पाने के लिए स्कीम्स का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो भी ओल्ड एज लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, जिसके कारण जो है उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर जो है कई सारी प्रॉब्लम्स जो है बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। जितने भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से जो है वो काम करते हैं और अक्सर जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे जो है कहते हैं कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जनता तक नहीं रिवील कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पीएम केयर फंड जो है उसको भी जो है आरटीआई के पर्व्यू से जो है वो बाहर रखा गया है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हार्डली ऐसा कोई इंस्टेंस हम देखते हैं जहाँ पर कि किसी ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स को जो है के अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कानूनी मुद्दे हैं, कुछ लीगल इश्यूज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो कोर्ट्स जो है वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा जो है वो पेंडिंग है, जिसके कारण से जो जनता है या फिर जिनको कि बुक किया गया है तो उनको जो है जस्टिस में जो है मिलने में बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है। तो डिले बहुत ही ज़्यादा इस प्रोसेस में जो है वो देखा गया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा जो है कई बार जो है इनके जीवन का बहुत ज़्यादा समय जो है वो निकल जाता है और उनको जस्टिस जो है वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम देखते हैं पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कानूनों का जो है खराब क्रियान्वयन देखा गया है भारत में अक्सर। ठीक है, इनमें लॉज है, पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खराब होता है, जिसके कारण से जो है अगर लॉज का पुअर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो इससे क्या होगा, इससे क्राइम रेट जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर पॉलिसीज़ का पुअर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उस पॉलिसी का लाभ जो है जो सिटीजन्स हैं उन तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वायरमेंट ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके जो है कई सारे जो है स्ट्रिक्ट लॉज जो है वो बने हुए हैं, लेकिन जो है इनका एनफोर्समेंट या फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसी के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस हाउसेज हैं जो कि इनको अनदेखा करते हैं और जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए तब तक जो है सरकार जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लेती है। तो यहाँ पे पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसके कारण से जो है लोगों का जो फेथ है गवर्नमेंट पे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ की जो पब्लिक है उनको अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता है, जिसके कारण से भी सुशासन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें आती हैं। जहाँ पर लोग जो हैं अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को लेकर जो है वो अवेयर होते हैं तो वहाँ पर जितने भी जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो अन्य सिटीजन्स होते हैं वो अपनी ड्यूटीज़ जो है पूरी एफिशिएंसी से करते हैं, कुशलतापूर्वक करते हैं और पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है सरकार द्वारा कई सारे जो है पहल चलाई जा रही है, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि यहाँ पर जो है सुशासन को और ज़्यादा जो है वो मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लेकर के आए थे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को जो है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंदर जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है यहाँ पे लोगों को कई प्रकार की जो है सुविधा पहुँचाई जाती है। तो ई गवर्नेंस के कारण जो है यहाँ पर जो है करप्शन को कम करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ऑनलाइन जो है मॉनिटरिंग क्या किया जा सकता है सरकारी कामों को लेके, जिसके कारण जो है यहाँ पे करप्शन में बहुत ज़्यादा जो है कमी देखने को मिलती है और काम में जो है एफिशिएंसी भी जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत तरीके के, जैसे कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड है, टैक्स को हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, पासपोर्ट की एप्लीकेशन हम ऑनलाइन जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस कई प्रकार से जो है सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है ताकि लोगों को जो है उसका लाभ मिल सके और उनकी जो लाइफ है उसको और ज़्यादा आसान बनाया जा सके।
इसके बाद हम देखते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो थे, ठीक है, 74th एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने लोकल गवर्नेंस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है, जैसे कि पीआरआईज को और ज़्यादा मजबूत किया है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को और ज़्यादा मजबूत किया है, ताकि लोकल नीड्स को जो है अच्छे से एड्रेस किया जा सके। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जिसके अंदर 112 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको उन वहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को जो है चलाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो है इन 112 डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उसमें जो है और ज़्यादा जो है सुधार किया जा सके, और साथ ही साथ जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं उसको भी कम करने में मदद मिले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है। इसमें जो है जितने भी जो बेनिफिशियरीज हैं उनके बैंक अकाउंट में जो है सब्सिडीज़ के अमाउंट जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे कि करप्शन और लीकेज जो होती थी उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लेकर के आए थे, जो कि इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, तो इससे भी करप्शन को कम करने में मदद मिली है। मिशन कर्मयोगी है, जिसके द्वारा जो है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता है, ताकि जो है गुड गवर्नेंस में और ज़्यादा मदद मिल सके। प्रगति एक प्लेटफॉर्म है, सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिसके द्वारा जितने भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो किया जा रहा है, ताकि जो है इसमें जो है किसी भी प्रकार की देरी ना हो, जितने भी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये भारत सरकार की एक पहल है, जो कि ग्रामीण और जो रिमोट एरियाज़ जो हैं वहाँ के लोगों को डिजिटल माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी जो है सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है आधार कार्ड है, वोटर्स आईडी कार्ड है, या फिर पैन कार्ड है, इसकी जो है हम लोग एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ही भर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी जो लाभार्थी हैं, जो भी सरकारी योजनाएं जो है, जो भी लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन भी जो है कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माई गव ऐप है। तो माई गव ऐप के ज़रिए जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जिसके ज़रिए जो है सरकार द्वारा जो है किसी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है वहाँ के सिटीजन्स का ओपिनियन जो है वो लिया जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण में नागरिकों की भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ताकि उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस किया जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गुड गवर्नेंस है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक जो है सस्टेनेबल, हम देखते हैं कि ये सस्टेनेबल प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश के जितने भी जो राजनीतिक, सामाजिक या फिर जो आर्थिक रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किया जाता है, और देश के नागरिकों की प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स दोनों को ही पूरा करने का काम जो है वो किया जाता है। तो इससे ये जो गुड गवर्नेंस है ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे जो है हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिया जो है इसका जोग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा जो वास्ट है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर गुड गवर्नेंस जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कमिश्नरेट प्रणाली है उस पर हमें प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश में वो जनवरी 2020 में जो है लागू किया गया था, और इसको 3 चरणों में अब तक 7 जिलों में जो है स्थापित किया गया है। अगर सबसे पहले देखें तो 2020 में जब इसको लागू किया गया था, तो ये 2 जिलों में लागू किया गया था, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, या फिर जिसको हम नोएडा क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके बाद 2021 में इसे जो है कानपुर और आगरा में और स्थापित किया गया, और वर्ष 2022 में आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में इसको स्थापित किया गया। तो ये अगर हम समझे तो जो नॉर्मल जो कार्य होता है, जैसे कि जो भी जो नॉर्मली अगर हम बात करें जो पुलिस सिस्टम है उसको, उसमें पुलिस अधिकारी के पास जो है बहुत ज़्यादा जो है फैसला लेने के जो है कोई भी स्वतंत्र रूप से उनके पास शक्ति नहीं होती है, और वो जितनी भी जो अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें उनको वहाँ पर जो है जो भी उनके ज़िले के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट होते हैं, जो डीएम होते हैं या फिर जो मंडल कमिश्नर होते हैं, उनके आदेश के अनुसार ही जो है वो काम करना होता है। तो इसके लिए कई बार जो है ना कोई भी एक्शन लेने में बड़ा ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, डिले हो जाता है, जिसके कारण से जो है कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर के आया गया था। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको हम लोग कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पुलिस जो है ये जिला अधिकारी से के कहने पर ही जो है सारा कार्य करती है, इसलिए इसको जो है दोहरी व्यवस्था का नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो वहाँ पे किसी भी जिले का पुलिस का हेड होता है, जो कि डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही जो है वो रिपोर्ट करता है। पुलिस के पास यहाँ पे बहुत ही सीमित शक्तियाँ होती हैं, उसे कोई भी अगर जैसे अगर लाठीचार्ज हो गया या प्रोटेस्ट हो गए तो उसके लिए जो है आगे क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए उसे डीएम के जो है आदेशों का वेट करना होता है। तो यहाँ पर जो है पुलिस के पास बहुत ही ज़्यादा सीमित शक्तियाँ होती हैं और डीएम के अप्रूवल और परमिशंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है, तो कमिश्नरेट सिस्टम जो है यहाँ पे जो भी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का जो सर्वोच्च अधिकार किसका होता है, वो पुलिस कमिश्नर के पास होता है। तो अगर हम पूरी बात करें कि ये कार्य किस तरीके से करता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू जब होती है तो उस पर जो है एक कमिश्नर का जो है एक हेडक्वार्टर बनाया जाता है। और इसमें जो है यहाँ पर एडीजी लेवल के जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनको यहाँ पर जो है पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, और इन्हीं के पास सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सारी शक्ति होती है। और यहाँ पे और ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको कई जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर जोन में, ठीक है, हर जोन में जो है एक डीसीपी भी को भी जो है वो तैनात किया जाता है, जो कि उस पूरे जोन में काम करता है और जोन के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जोन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। और इसी की तरह जो है और जो सीओ की तरह जो है एसीपी की तैनाती होती है, और वो जो है वो 2 से 4 थानों के अंदर वो जो है उसकी वहाँ पे व्यवस्था बनाने की उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो भी जो कमिश्नर होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, वो सीधा जो है राज्य सरकार को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। और ये जो है अगर हम बात करें तो जो नेशनल पुलिस कमीशन की 6th रिपोर्ट थी, और यहाँ पे होम मिनिस्टर ने एक पुलिस रिफॉर्म कमेटी का गठन किया था 2004 में आरएस मुशाहारी के अंतर्गत, ठीक है, के अंदर। तो उन्होंने भी यही बोला था कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होना चाहिए उन सिटीज़ में जहाँ पे भी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ताकि वहाँ की कानून व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। जो जितने भी जो अर्बन एरियाज होती हैं वहाँ की नीड्स जो हैं वो अलग होती हैं, बहुत तरीके के जो है वहाँ पे कई प्रकार से जो है उनके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसके लिए कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ है, हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये तय करता है, जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, वो पुलिस कमिश्नर के लिए लिया जा रहा है, या फिर हम उस जो पूरे जोन है वहाँ पर, जैसे कि हमने बात की थी कि वहाँ पे जोन में जो है डीसीपी जो है पूरे उस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है, क्योंकि उनके पास अधिक शक्तियाँ उनको दी गई हैं, उनके पास जो है सारे निर्णय लेने की इनको शक्तियाँ दी गई हैं, तो उनकी जो है वहाँ पे जिम्मेदारी तय की जा सकती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि अभी तक क्या होता था कि यहाँ से डीएम के साथ जो है उनको परमिशन लेनी होती थी डीएम से, तो यहाँ पर कई बार ये होता था कि ब्लेम गेम होता था कि वहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहते थे कि पुलिस की गलती है, पुलिस कहते थे कि हमें जो है एक्ट करने में देरी हुई क्योंकि वहाँ से हमारे पास परमिशन देरी से आई। तो ये जो ब्लेम गेम जो है उसको जो है यहाँ पर उसकी जगह नहीं होती है, और यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी हम लोग जिम्मेदारी को तय कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेन ऑफ कमांड एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर जो भी एक पुलिस कमिश्नर है वो डायरेक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, इससे चेन ऑफ कमांड जो है वो तय होती है, और उसकी जो है पुलिस कमिश्नर की जो है जवाबदेही भी तय की जा सकती है। तो यहाँ पे एक क्लियर चेन ऑफ कमांड जो है उसको स्थापित करने में मदद मिलती है, जिससे कि हम लोग जो है लॉ एनफोर्समेंट की एफिशिएंसी
को और ज़्यादा बढ़ाने में और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको उनकी जवाबदेही तय करने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग। ठीक है, अधिकारी उन्मुख पुलिसिंग जो है उसको यहाँ पे और ज़्यादा जो है रूम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल अधिकारी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि जब उनकी ज़िम्मेदारी तय होती है तो वो जो है ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड होके काम करते हैं। वीकर सेक्शन के लिए जो है वो काम करते हैं, तो वीकर सेक्शन या फिर जो है वीकर सेक्शन के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पुलिसिंग जो है वो उसमें जो है इंडिविजुअल ऑफिसर्स का जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो जितने भी जो वहाँ के लोकल्स जो हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि उस जो भी एरिया है वहाँ पे क्राइम को रोका जा सके। ठीक है, तो ये ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं क्विकर रिस्पॉन्स टाइम, त्वरित प्रतिक्रिया समय। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने बात की कि दूसरे जो सिविल प्रशासन है उनसे जो है वहाँ पे हमें परमिशन लेने की, उनके डिसीजन के जो है लिए देरी नहीं होती है और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जिससे कि जो है रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाता है। और इससे जो है अगर रिस्पॉन्स टाइम क्विक होगा तो बेहतर तरीके से जो है वहाँ के लोगों को जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रदान की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सक्रिय दृष्टिकोण, एक ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि हमने बात की कि जो कमिश्नरेट प्रणाली जब लागू होती है तो पुलिस के अधिकार जो है काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाते हैं, और कानून व्यवस्था के जुड़े जो तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर ही फैसले लेने के लिए जो है उनके पास पूरी की पूरी आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है। तो यहाँ पे तो यहाँ पर उनको जो है बहुत सारे ना जुडिशियल पावर्स भी दे दी जाती हैं। जैसे कि अगर कहीं पे जो है सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 144 को लागू करना है, या फिर जो है किसी को प्रिवेंटिव क्राइम को रोकने के लिए अगर किसी को अरेस्ट करना है, तो ये सारे अधिकार जो है वो डायरेक्ट पुलिस अधिकारी ही ले सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे पब्लिक सेफ्टी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, इससे जो है यहाँ पे जो है जो क्राइम को कम करने में मदद मिलती है, और इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 6th पॉइंट, तो राज्य में अपराध दर में कमी देखी गई है। तो यहाँ पे जो भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है इसके अंतर्गत जो है अपराध दर में जो है कमी भी देखी गई है। इसको गाजियाबाद में लागू किया गया था, जबकि वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे आपराधिक घटनाएं हो रही थी जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी आपराधिक घटनाएं हो रही थी, दिल्ली से जुड़े होने के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारी आपराधिक घटनाएं हो रही थी, और इससे जो है यहाँ पर बाहरी गैंग का भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो इसमें जो है यहाँ पर जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने गाजियाबाद में जो है यहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लेकर के आए, जिससे कि वहाँ के क्राइम रेट को और ज़्यादा कम करने में मदद मिली थी। तो हम यहाँ पे क्राइम रेट जो है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जुडिशियल पावर्स जो है, न्यायिक शक्तियाँ जो है इनको प्रदान की गई हैं, जैसे कि कई सारी जो है जुडिशियल पावर्स होती हैं, जैसे कि जो है ज़मीन का अगर कोई विवाद है तो उसका भी निस्तारण करने की अधिकार जो है वो पुलिस कमिश्नर के पास होता है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि अगर जो है अब हम क्राइम रेट अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरे प्रदेश में जो है एक सेफ और स्टेबल एनवायरनमेंट को हम लोग स्थापित कर सकते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के लिए दोनों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हम लोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें भी एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब हम लेकिन इसके देखेंगे कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सत्ता का जो है संकेंद्रण किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सारे जो है अधिकार इनको दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है कई बार जो है पुलिस खुद से ही
अपने से निर्णय ले लेती है, जिसका कि जो है बाद में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ये जल्दी में कार्य किया गया है। जैसे कि प्रोटेस्ट के दौरान अगर फायरिंग होनी है कि नहीं होनी, लाठीचार्ज होना है कि नहीं होना है, तो ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो पुलिस के पास होते हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो है ये गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक जो है लगा सकती है। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं, जिसका कि दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की कमी देखी गई है। तो ये जो है अभी तक केवल जो है 7 जिलों में ही, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में ही जो है इसको लागू किया गया है। तो यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जहाँ ये जो कमिश्नरेट सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और ये जो डुअल सिस्टम जो है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है कई बार। जैसे कि अगर हम बात करें तो लखनऊ में इसको जो है स्थापित किया गया है, लेकिन लखनऊ रूरल जो है वहाँ पर इसको स्थापित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट है, जिसके कारण जो है पूरे लॉ एनफोर्समेंट में जो है बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी देखी गई है, और इसके जो है कोऑर्डिनेशन बिठा पाना जो है कई बार ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो भी पुलिस सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी अगर हाई प्रोफाइल केस है तो उसमें जो है कई बार जो है मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि और पुलिस को क्या करना है वो उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है एक्शन लेना है। तो यहाँ पे पुलिस की पूरी जो वर्क एफिशिएंसी है उस पर कहीं ना कहीं जो है सवाल उठता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, नौकरशाही प्रतिरोध है। ये जो पूरा जो नया सिस्टम है इसको अपनाने के लिए जो है ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस को भी देखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे जो पुलिस पूरा जो विभाग है वहाँ पे आधुनिक इक्विपमेंट, एक आधुनिक वेपन्स, आधुनिक व्हीकल जो है, इन सभी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण जो है यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी जो है कई बार जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों की भी कमी है। अगर हम लो लेवल पे देखें, देखिए तो यहाँ पर जो है बहुत सारी पोस्ट अभी भी ऐसी हैं जो कि वैकेंट है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है पुलिस हमारी जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। जो पुलिस है मेनली जो लो रैंक लेवल ऑफिसर्स वगैरह है उनके पास जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती कि वो जो पूरी जो भी व्यवस्था जो भी सिचुएशन जो है उससे जो है अच्छे से इफेक्टिवली डील कर पाएँ। तो ये कुछ इसके जो है यहाँ पे बाधाएं भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि लोगों की जो है, आम जनता की जो है यहाँ पे पुलिस पर जो है भरोसा बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि पुलिस की एफिशिएंसी पर जो है यहाँ पर असर सीधा डालता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है ये अर्बन नीड्स के लिए जो है, अर्बन नीड्स की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो नीड है अर्बन एरियाज़ की, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है जो अर्बन एरियाज़ है यहाँ पे कई प्रकार के आंदोलन जो है वो जन्म लेते हैं, जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया, कास्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेबर प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई भी अगर लॉ पास किया गया है सरकार द्वारा तो उसका प्रतिरोध जो है यहाँ पर होता है, यहीं से होता है, ठीक है, जितने भी जो अर्बन एरियाज़ है। तो यहाँ पर जो है ये जो स्पेशल प्रॉब्लम है इसके लिए जो है एक स्पेशल हैंडलिंग की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कमिश्नरेट सिस्टम अर्बन एरियाज़ में लागू करना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमने पुलिस अधिकारियों को अगर हमने ज़्यादा पावर्स दी हैं तो उस पावर्स को जो है एक्सट्रीम कॉशन के साथ ही जो है वो इस्तेमाल करना, तभी जो है हम लोग पुलिस का भरोसा जो है वो पुलिस का जो लोगों पर भरोसा है उसको हम लोग कायम कर सकते हैं और पुलिस की जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 और क्वेश्चन है हाउ डज द उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क फैसिलिटीज पॉलिसी 2024 हेल्प द स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सुविधा नीति 2024 राज्य की आर्थिक वृद्धि में किस प्रकार से मदद करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम समझे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति जो है 2024 में जो है इसकी घोषणा की थी और इसका एम था कि जो राज्य है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है उसको जो है भारत में एक अग्रणी लॉजिस्टिक्स हब के रूप में जो है स्थापित
करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको लॉजिस्टिक्स हब में के रूप में जो है उत्तर प्रदेश को स्थापित करना और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट को या फिर निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जो है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क फैसिलिटी पॉलिसी जो है वो लेकर के आई थी। तो इसके अंतर्गत जो है कई सारे जो है यहाँ पे फोकस एरियाज हैं, जैसे कि अगर हम समझे तो ये जो प्रस्तावित जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं इसमें क्या होगा, इसमें जो है इसमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जैसे कि जिससे कि जो है सप्लाई चेन जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ ग्लोबल कनेक्टिविटी में को बढ़ाने में मदद मिलेगी और जिसके चलते जो है हमारी प्रदेश की जो है आर्थिक व्यवस्था जो है और ग्रो करेगी। तो यहाँ पे जो ये MMLP जो है इससे क्या होगा, इसमें जो है एडवांस गोडाउन्स जो हैं उसको डेवलप किया जाएगा, कोल्ड स्टोरेजेस को जो है डेवलप किया जाएगा, कार्गो कंटेनर है, कार्गो टर्मिनल जो है इसमें डेवलप किया जाएगा। और ये इसके अंतर्गत जो है ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वन रूफ के अंदर ही जो है सभी प्रकार की सुविधाएं, जितनी भी सिग्निफिकेंट सेवाएं जो होती हैं निवेशकों को दे दी जाएंगी, जैसे कि जो है कस्टम क्लियरेंस जो है उनको वहीं पे एक ही छत के नीचे दे दिया जाएगा, स्टोरेज यार्ड वहाँ पे होगा, वेयर हाउस मैनेजमेंट, टेस्टिंग सेंटर, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, ये सभी फैसिलिटीज जो हैं वो एक ही रूफ के नीचे जो है निवेशकों को दे दी जाएंगी, ताकि उनको जो है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिले। तो इस अगर हम पॉलिसी के की फीचर्स को समझें, मुख्य विशेषताएं को समझें, तो इसमें जो है यहाँ पर जो है मिनिमम जो परियोजनाओं में जो है न्यूनतम जितनी भी जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए रखा गया है कि परियोजनाओं में न्यूनतम जो है 1000 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश होना चाहिए। और ये जो कंपनीज जो यहाँ पर निवेश करेंगी वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में जो है वो शामिल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इनको कैसे जो भी निवेशक कंपनियां हैं उनको बहुत प्रकार के जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फिर हम कह सकते हैं वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो है जितनी भी जो भूमि जो है, ठीक है, जिस भी भूमि पे वो लोग जिस भी भूमि पे वो निवेश कर रहे हैं वहाँ पर उस भूमि के लिए जो है उन्हें 30% जो है लैंड सब्सिडी दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे बुनियादी ढांचा जो अगर वो लोग कोई भी लगाते हैं तो उसके विकास के लिए किसी भी प्रकार के जो है उनसे जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि स्टैंप ड्यूटी में भी जो है उन्हें छूट दी जाएगी, जितनी भी जो परमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसको जब वो लीज पर दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा तो उस पर भी जो है पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म भी जो है यहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को जो है और ज़्यादा सरल बनाया जा सके। यहाँ पर जो है जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में जो है एक ट्रांसपेरेंसी और जो है एफिशिएंसी को स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पे किस तरीके से ये लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर बुनियादी ढांचे को जो है बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसा कि हमने बात की कि इसके अंतर्गत जो है एडवांस कोल्ड स्टोरेज, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो इससे जो है हमारे प्रदेश का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बाहर से कंपनीज आएंगी और वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी, तो जिसके कारण जो है हमारे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और भी ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी, जैसे कि डेवलपिंग मॉडर्न लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेज है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी जाएगी, इंटरमोडल कार्गो टर्मिनल्स को भी जो है सेटअप किया जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है नौकरी के जो अवसर हैं और ज़्यादा जो है पैदा किए जाएंगे, जैसे कि जब यहाँ पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे तो उसके कंस्ट्रक्शन में लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग जो गोदाम है उनके मैनेजमेंट में भी जो है लोगों को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इससे कई प्रकार के जो है यहाँ पे नौकरी सृजन होगी। नौकरी अगर ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो
है डिमांड भी लोगों की और ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के कारण जो है यहाँ का इंडस्ट्रियल विकास जो है वो और ज़्यादा होगा, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों का लाइवलीहुड जो है वो और ज़्यादा जो है इम्प्रूव होगा, और जिससे के कारण जो है और ज़्यादा डिमांड्स बढ़ेंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो व्यापार दक्षता में जो है मदद मिलेगी। यहाँ पर जो है रेल, रोड, वाटरवेज, एयरवेज सबको जो है इंटीग्रेट किया गया है, और इस जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको कम करने में जो है मदद मिलेगी, जिससे कि सब और जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के साथ साथ जो है जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी है उसको भी और ज़्यादा जो है दक्ष करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जो कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लाभदायक होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने के कारण उनके जो प्रोडक्ट्स जो है वो और ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव होंगे ग्लोबल मार्केट में। इसके बाद हम देखते हैं बूस्ट टू अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, अन्य उद्योगों को भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। वेयर हाउसिंग की जो वेयर हाउस डेवलप किए जा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेजेस जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनीज जो हैं या फिर इंडस्ट्री जो है उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है, जैसे कि AI है या फिर ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक स्टैंडर्ड है उससे यूपी के जो लॉजिस्टिक स्टैंडर्ड है उसको मैच किया जा सके। इससे जो है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने में हमें मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी और ज़्यादा होगी। इसके साथ हम देखते हैं जो यूपी की जो ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फैसिलिटी पॉलिसी जो है, ये इंडिया की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है 2022 में जो लाई गई थी उसको भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको जो है कम किया जाएगा, और जो है इंडियन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का भी यही एम था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है वो कम किया जा सके, जो कि अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 13 से 14% ऑफ द जीडीपी है, उसको कम करके 8 to 10% ऑफ द जीडीपी को करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पे जितने भी जो MMLP है इसको डेवलप होने के बाद जो है एक ही स्थान पर स्टोरेज फैसिलिटी होगी, और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है कई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है कई जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जो है यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे कि हमारी जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है, और साथ साथ जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको भी कम करने में मदद मिलती है। तो इस पूरी पॉलिसी से हम देखते हैं कि हमारी राज्य की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना जो जो उनकी जो $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का जो मिशन है उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर और ज़्यादा मदद मिलेगी, और इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो है 17,000 एकड़ जमीन जो है वो निर्धारित भी की जा चुकी है। ठीक है, तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।